4 राज्यों में विधानसभा चुनाव की मतगणना जारी। मध्य प्रदेश और राजस्थान में अब तक भाजपा को बढ़त। छत्तीसगढ़ में कांटे की टक्कर, तेलंगाना में टीआरएस पिछड़ी। देश के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की जयंती पर राष्ट्र कर रहा है नमन। शहीद अल्बर्ट एक्का के शहादत दिवस पर राज्यपाल और मुख्यमंत्री ने दी श्रद्धांजलि। राजभवन में असम और नागालैंड राज्य स्थापना दिवस कार्यक्रम का आयोजन। राज्यपाल ने कहा, विविधता में एकता ही हमारी सबसे बड़ी शक्ति है। और मिचोंग चक्रवात का झारखंड में भी दिख सकता है असर। 5 और 6 दिसंबर को बारिश के आसार। रांची से जाने वाली आधा दर्जन से अधिक ट्रेनें रद्द। फिलहाल ठंड बढ़ने की संभावना नहीं। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं जयलक्ष्मी और समाचार विस्तार से। 4 राज्यों मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान और तेलंगाना में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच आज मतगणना की जा रही है। मध्य प्रदेश और राजस्थान में अब तक भाजपा को बढ़त बनती दिख रही है, जबकि छत्तीसगढ़ में भाजपा और कांग्रेस के बीच कांटे की टक्कर चल रही है। वहीं तेलंगाना में टीआरएस पिछड़ती दिख रही है। उधर मिजोरम विधानसभा चुनाव की मतगणना कल की जाएगी। निर्वाचन आयोग ने रविवार होने के कारण मिजोरम में मतगणना की तारीख में बदलाव के लिए विभिन्न क्षेत्रों से अनुरोध प्राप्त होने के बाद मतगणना सोमवार को कराने का फैसला किया है। से अगर बात की जाए तो 161 सीटें लगातार ये कहा जा रहा था कि मध्य प्रदेश एक अपने आप में हारी हुई बाजी के तौर पर दिखाई पड़ रहा है, लेकिन स्थिति बहुत अलग है। बहुत बड़ा परिवर्तन एग्जिट पोल से भी अपने आप में बहुत तरीके से पढ़ नहीं पाए थे मध्य प्रदेश को। एग्जिट पोल इस मामले में ज्यादातर एग्जिट पोल तो बीजेपी के पक्ष में थे, लेकिन कई एग्जिट पोल थे जो कांग्रेस की सरकार दिखा रहे थे। लेकिन आप पिछले 6 महीने का सिनेरियो मध्य प्रदेश का देखेंगे तो ये बिल्कुल बाजी पलट गई है। एक समय था जब ये कहा जा रहा था कि शिवराज सरकार चली जाएगी, नहीं आएगी। झारखंड समेत देश भर में आज भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की जयंती मनाई जा रही है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। इधर राजधानी रांची में राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन और खाद्य आपूर्ति मंत्री रामेश्वर उरांव ने राजेंद्र प्रसाद की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। इस दौरान राज्यपाल ने कहा कि डॉक्टर प्रसाद ने महत्वपूर्ण अवसरों पर अपनी बुद्धिमत्ता और कुशल नेतृत्व का परिचय देकर देश को गर्व करने का अवसर प्रदान किया है। We all must unite together, work together, so the poverty alleviation will be possible in the near future. Development is the only solution for eradicating all social evils. That is the only message I want to give. There are political differences, there are caste differences, there are religious differences. In spite of all the differences, we all must unite. आज शहीद अल्बर्ट एक्का की शहादत दिवस है। गुमला जिले के जारी गांव में जन्मे अल्बर्ट एक्का ने 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध में अपनी अदम्य साहस का परिचय दिया था। उन्होंने पाकिस्तान में घुसकर कई बंकर नष्ट किए थे और दुश्मनों को मार गिराया था। शहीद अल्बर्ट एक्का के शहादत दिवस पर राजधानी रांची में उनकी प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी गई। राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन और खाद्य आपूर्ति मंत्री रामेश्वर उरांव ने श्रद्धांजलि दी। इधर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भी सोशल मीडिया पर अल्बर्ट एक्का के शहादत दिवस पर उन्हें नमन किया है। हॉकी के जादूगर कहे जाने वाले मेजर ध्यानचंद की आज पुण्यतिथि है। 3 दिसंबर 1969 को उनका निधन हो गया था। 16 वर्ष की उम्र में सेना में भर्ती प्रसिद्ध हॉकी खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद का जन्म 29 अगस्त 1905 को उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद में हुआ था।
एक भारत श्रेष्ठ भारत कार्यक्रम के तहत राजभवन में नागालैंड और असम राज्य का स्थापना दिवस समारोह मनाया गया। इस मौके पर राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने कहा कि विविधता में एकता ही हमारी सबसे बड़ी शक्ति है। इस दौरान उन्होंने राज्यवासियों को स्थापना दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं दी। राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने कहा कि यह गौरव की बात है कि भारत में एक प्रदेश के लोग दूसरे प्रदेशों में जाकर वहां के विकास में अपना अहम योगदान देते हैं। वे कल शाम राजभवन में आयोजित असम और नागालैंड राज्य की स्थापना दिवस समारोह में बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि विविधता में एकता ही हमारी सबसे बड़ी शक्ति है। यहाँ भाषा, रीति रिवाज, परंपरा और संस्कृति में विविधता है, लेकिन हम सब एक दूसरे की भावनाओं को समझते हैं और सम्मान करते हैं। Together, the Nagaland and Assam Foundation Day. These two northeastern states are the most beautiful states of India for their greenery, for their culture, for their tradition, for their historical contribution to this nation. So we celebrated it together. This is because yesterday and today are the 2 days. Yesterday the Nagaland Foundation Day and today Assam Foundation Day. So we thought that bringing both the days together will be very interesting, so that the Nagaland people, Assam people and we, Jharkhand, all will be together. So we are celebrating it. And our great visionary leader, Narendra Modi ji, is always insisting the unity of the nation. He always thinks India is one. Ek Bharat, Shrestha Bharat is being celebrated today. समारोह के दौरान असम और नागालैंड के लोगों ने लोकगीत और लोक नृत्य की प्रस्तुति दी और अपने राज्य की कला संस्कृति से अवगत कराया। असम और नागालैंड राज्य के स्थापना दिवस के मौके पर राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने अतिथियों को सम्मानित भी किया। रांची से कर्मवीर की रिपोर्ट। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी और राज्यसभा सदस्य आदित्य प्रसाद साहू ने रांची के नजदीक बूटी में संजय पाहन के परिजनों से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने परिजनों से मामले की पूरी जानकारी ली। श्री मरांडी ने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि संजय पाहन एक मिलनसार व्यक्ति थे, उनकी किसी से वैमनस्यता नहीं थी। ऐसे में उनकी हत्या का यह मामला गंभीर है। उन्होंने राज्य सरकार से मामले की जांच वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के नेतृत्व में एसआईटी गठित कर करने की मांग की। उनकी हत्या कर देना तो निश्चित रूप से मामला काफ़ी गंभीर है। तो हम सरकार से इस वक्त तो इतना ही कहेंगे, इस मामले को बिल्कुल कोई सक्षम पदाधिकारी पुलिस के जो इस सब मामले में एक्सपर्ट हो, ऑनेस्ट हो, वैसे अफसरों के नेतृत्व में एसआईटी गठित करके जांच करानी चाहिए। विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत सिमडेगा जिले के बांसजोर प्रखंड में कल कार्यक्रम का आयोजन हुआ। एलईडी वैन के जरिए लोगों को केंद्र सरकार की योजनाओं की जानकारी दी गई। वहीं मौजूद लाभार्थियों ने मुक्त कंठ से केंद्र की योजनाओं की सराहना की और जीवन में आए बदलाव की कहानी बताई। सिमडेगा जिले के बांसजोर प्रखंड में विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत एलईडी वैन पहुंचने पर लोगों ने इसका गर्मजोशी से स्वागत किया। इस दौरान वर्ष 2047 तक भारत को विकसित तथा आत्मनिर्भर राष्ट्र बनाने का संकल्प लिया। हम शपथ लेते हैं कि भारत को 2047 तक आत्मनिर्भर और विकसित राष्ट्र बनाने के सपने को साकार करेंगे। इस दौरान उज्ज्वला योजना के लाभुक अनीता टोपनो और फुलमनी देवी ने इस योजना के फायदे बताए। उन्होंने यह भी बताया कि किस तरीके से इस योजना से उन्हें चूल्हे के धुएं से मुक्ति मिली और उनका स्वास्थ्य बेहतर हुआ। इस उजाला गैस के
मिलने से बहुत खुश हूँ और प्रधानमंत्री को तहे दिल से धन्यवाद देती हूँ। पार्टी केंद्र भवन भी धुआं रहित हो गया है, जिससे हमें काम करने में भी आसानी होता है और हम बच्चों को भी अच्छी तरह से पढ़ा सकते हैं। इसलिए गैस कनेक्शन मिल के हम लोग को बहुत सारी सुविधा मिल गई है और मैं इसके लिए मोदी जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। ऐसी ही कुछ कहानी महिला स्वयं सहायता समूह से जुड़ी सुंगती जोजो ने भी साझा की। उन्होंने कहा कि समूह से जुड़ने के बाद उन्हें आर्थिक मदद मिली और आज आत्मनिर्भरता की राह पर आगे बढ़ रही हैं। जुड़ के छोटा मोटा ऋण लेके कृषि कर रही हूँ। खेती जो उपजाऊ होती थी उसे बेचने के बाद जो का पैसा आता था उसे अपना परिवार चला रही हूँ। विकसित भारत संकल्प यात्रा के दौरान लाभुकों के फायदे की कहानी दूसरे लोगों को भी प्रेरित कर रही है, जिससे जो लोग योजनाओं से नहीं जुड़े हैं वो अब इसका फायदा लेने के लिए आगे आ रहे हैं। सिमडेगा से मनोज कुमार सिन्हा की रिपोर्ट। उधर कोडरमा के डोमचांच प्रखंड के मसमोहना और कुंडी धनवार पंचायत में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान केंद्र सरकार की योजनाओं से लोगों के जीवन में आए बदलाव की कहानी बताई गई। कोडरमा के मसमोहना और कुंडी धनवार पंचायत में विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत कार्यक्रम का आयोजन किया गया। जागरूकता रथ के माध्यम से मौजूद लोगों को केंद्र प्रायोजित योजनाओं की जानकारी दी गई। इस दौरान लाभुकों ने योजनाओं से जीवन में आए बदलाव की रोचक कहानी साझा की। कच्चे मकान में रहते थे, लेकिन प्रधानमंत्री आवास हमें मिला और आज सारे बच्चों के साथ उस आवास को बना करके सारे परिवार हम लोग उसमें रह रहे हैं। इसके लिए हम प्रधानमंत्री मोदी जी का धन्यवाद। पहले मैं जिस समय समूह में नहीं जुड़ी थी उस समय मेरा स्थिति बहुत खराब था और जिस दिन से हम समूह में जुड़े हैं उस दिन से मेरा स्थिति बहुत अच्छा है। रथ के जरिए यहाँ विभिन्न योजनाओं के लाभुकों से जुड़ी सक्सेस स्टोरी भी दिखाई गई। मौके पर मौजूद अधिकारियों ने विकसित भारत संकल्प यात्रा की जानकारी दी और लोगों ने देश को विकसित बनाने का संकल्प लिया। भारत को 2049 तक आत्मनिर्भर और विकसित राष्ट्र। कार्यक्रम के दौरान लगाए गए कैंप के जरिए स्वास्थ्य जांच भी किया गया और कई अन्य योजनाओं के नए लाभुकों का निबंधन भी हुआ। कोडरमा से गजेंद्र बिहारी सिन्हा की रिपोर्ट। इधर गिरिडीह जिले के सदर प्रखंड के महेशलुंडी में विकसित भारत संकल्प यात्रा कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जहां लोगों में केंद्र सरकार की योजनाओं को लेकर काफी उत्साह देखने को मिला। सिमडेगा जिले के बांसजोर प्रखंड में विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत एलईडी वैन पहुंचने पर लोगों ने इसका गर्मजोशी से स्वागत किया। इस दौरान वर्ष 2047 तक भारत को विकसित तथा आत्मनिर्भर राष्ट्र बनाने का संकल्प लिया। हम शपथ लेते हैं कि भारत को 2047 तक आत्मनिर्भर और विकसित राष्ट्र बनाने के सपने को साकार करेंगे। इस दौरान उज्ज्वला योजना के लाभुक अनीता टोपनो और फुलमनी देवी ने इस योजना के फायदे बताए। उन्होंने यह भी बताया कि किस तरीके से इस योजना से उन्हें चूल्हे के धुएं से मुक्ति मिली और उनका स्वास्थ्य बेहतर हुआ। इस उजाला गैस के मिलने से बहुत खुश हूँ और प्रधानमंत्री को तहे दिल से धन्यवाद देती हूँ। पार्टी केंद्र भवन भी धुआं रहित हो गया है, जिससे हमें काम करने में भी आसानी होता है और हम बच्चों को भी अच्छी तरह से पढ़ा सकते हैं। इसलिए गैस कनेक्शन मिल के हम लोग को बहुत सारी सुविधा मिल गई है और मैं इसके लिए मोदी जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। ऐसी ही कुछ कहानी महिला स्वयं सहायता समूह से जुड़ी सुंगती जोजो ने भी साझा की। उन्होंने कहा कि समूह से जुड़ने के बाद उन्हें आर्थिक मदद मिली और आज आत्मनिर्भरता की राह पर आगे बढ़ रही हैं। जुड़ के छोटा मोटा ऋण लेके कृषि कर रही हूँ। खेती जो उपजाऊ होती थी उसे
बेचने के बाद जो का पैसा आता था उससे अपना परिवार चला रही हूँ। विकसित भारत संकल्प यात्रा के दौरान लाभुकों के फायदे की कहानी दूसरे लोगों को भी प्रेरित कर रही है, जिससे जो लोग योजनाओं से नहीं जुड़े हैं वो अब इसका फायदा लेने के लिए आगे आ रहे हैं। सिमडेगा से मनोज कुमार सिन्हा की रिपोर्ट। धनबाद पहुंची दिल्ली पुलिस की एक विशेष टीम ने साइबर अपराध से जुड़े 3 लोगों को गिरफ्तार कर अपने साथ दिल्ली ले गई। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार तीनों साइबर अपराधी देश के अलग अलग शहरों में रह रहे लोगों से ऑनलाइन ठगी किया करते थे। दिल्ली पुलिस की टीम में शामिल SN सुरेश ने बताया कि ये गिरोह अब तक देश के कई राज्यों के दर्जनों लोगों से करोड़ों रुपए की ठगी कर चुके हैं। DDDC वगैरह या और भी कोई ऑनलाइन सर्विसेज के नाम पे धोखाधड़ी करते हैं। ऑल ओवर इंडिया अलग अलग अमाउंट की कंप्लेंट्स हैं। कितने अमाउंट है? अमाउंट मोर देन 10 लाख 15 लाख। सर प्लीज लेट हो जाएंगे, हमारी ट्रेन निकल जाएगा। मैं आ रहा हूँ। कितना लोग? आप समझते नहीं, ट्रेन निकल जाएगी हमारी। 3 लोग अरेस्ट किया हमने। कहाँ से हुआ सकता है? प्लीज प्लीज। 22 जनवरी को अयोध्या में प्रभु श्री राम लला के मंदिर का उद्घाटन होना प्रस्तावित है। उद्घाटन को लेकर निमंत्रण अक्षर पूरे देश में भेजा जा रहा है। इस कड़ी में अयोध्या का कलश जमशेदपुर पहुंचा, जहां काली मंदिर में कलश का विश्व हिंदू परिषद ने भव्य स्वागत किया। इस मौके पर विश्व हिंदू परिषद के पदाधिकारी ने बताया कि सभी सनातन धर्मावलंबियों के घर यह अक्षर भेजा जाएगा और शपथ दिलाई जाएगी। सबके सहयोग से बन रहा है, सबके सहयोग से बन रहा है। तो साधु संतों का निर्देश है कि सबके पास निमंत्रण भी जाना चाहिए, क्योंकि राज्य के उपायुक्त राहुल कुमार सिन्हा की अध्यक्षता में जिला खनिज फाउंडेशन ट्रस्ट की बैठक हुई। बैठक में 1 महीने पूर्व स्वीकृत योजनाओं पर काम शुरू नहीं होने पर उपायुक्त ने नाराजगी जताई। इस दौरान उपायुक्त ने कहा कि निर्धारित समय के अंतर योजनाओं का काम शुरू नहीं होता है तो संबंधित ठेकेदारों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। राज्य के उपायुक्त राहुल कुमार सिन्हा ने पुरानी रांची स्थित नूर नगर में रहने वाले ट्रांसजेंडरों से मुलाकात की और उन्हें मताधिकार का प्रयोग करने की अपील की। इस दौरान ट्रांसजेंडरों ने उपायुक्त को मतदाता सूची में नाम होने की जानकारी दी। इस दौरान उपायुक्त ने कहा कि जिनका नाम मतदाता सूची में दर्ज नहीं है उन्हें फॉर्म 6 भरकर जमा करने को कहा गया। उन्होंने दूसरे मतदाताओं को भी मतदान करने के लिए प्रोत्साहित किया। वो बोले जिसका नाम नहीं है वोटर लिस्ट में वो अपना फॉर्म भरे और वोटर लिस्ट में अपना नाम दे, वोट डाल। भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार मतदाता सूची का विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम चलाया जा रहा है। इसके तहत कल हजारीबाग के मांडू विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के चुरचू प्रखंड के इंदिरा पंचायत के अंतर्गत निवास कर रहे ट्रांसजेंडरों के मतदाताओं का पंजीकरण कराया गया। साथ ही मंडीखुर्द में निवास कर रहे 2 ट्रांसजेंडरों के मतदाता पहचान पत्र में सुधार कराया गया। बोकारो में MSME CDP योजना एवं स्फूर्ति योजना को लेकर जिला प्रशासन द्वारा कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला में जिले की उप विकास आयुक्त कीर्तिश्री समेत कई अधिकारी मौजूद थे। इस दौरान उप विकास आयुक्त ने कहा कि MSME CDP और स्फूर्ति योजना सरकार की महत्वाकांक्षी योजना है। इस दौरान उन्होंने कहा कि व्यक्तिगत कार्य की बजाय अब संगठित होकर काम करें तो सभी आगे बढ़ेंगे। मतलब बेसिक डेफिनेशन रहेगी एक प्रोडक्ट और एक लोकेशन। एक प्रोडक्ट या लोकेशन में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का डेफिनेशन है कि 50 यूनिट है तो कस्टमर मार्क, जिले में 50 यूनिट हो तो कस्टमर मार्क। स्फूर्ति में वो डेफिनेशन नहीं है। 500 कारीगर है एक ब्लॉक पे, उसको कस्टमर। मिचोंग चक्रवात का झारखंड में भी असर दिख सकता है। रांची स्थित मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार राज्य के कई इलाकों में 5 और 6 दिसंबर को बारिश के आसार हैं। मिचोंग चक्रवात के कारण रांची से जाने वाली आधा दर्जन से अधिक ट्रेनें रद्द कर दी गई हैं। मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार फिलहाल ठंड बढ़ने की संभावना नहीं है। टाटा स्टील एडवेंचर फाउंडेशन की मेजबानी में आगामी 8 दिसंबर से 10 दिसंबर तक JRD स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स परिसर में एशियाई किड्स स्पोर्ट्स क्लाइंबिंग चैंपियनशिप का आयोजन किया जाएगा। टाटा स्टील के वाइस प्रेसिडेंट चाणक्य चौधरी ने कल एशियाई किड्स स्पोर्ट्स क्लाइंबिंग बोर्ड का उद्घाटन किया। इस चैंपियनशिप में कुल 11 देश भाग लेंगे।
little hardness. There are तैयारी बच्चे लोगों को बहुत अच्छा है और हम लोग चैंपियनशिप में उम्मीद रखते हैं कि मेडल ज़्यादा से ज़्यादा है, बच्चे लोग देश के नाम रोशन करें। और अब राज्य के विभिन्न जिलों की महत्वपूर्ण खबरों पर नजर डालते हैं। श्रम मंत्री सत्यानंद भोक्ता के बेटे मुकेश कुमार भोक्ता का चयन चतरा व्यवहार न्यायालय में चपरासी के पद पर हुआ है। चतरा व्यवहार न्यायालय द्वारा चतुर्थ वर्गीय कर्मचारी नियुक्ति परीक्षा का फाइनल रिजल्ट जारी किया गया है। बोकारो सिविल कोर्ट के न्यायायुक्त कुमारी रंजना अस्थाना को पिछले दिनों झालसा के सदस्य सचिव के पद पर स्थानांतरित किया गया था। लॉयर्स चैम्बर में बिना अनुमति के बदलाव करने पर झारखंड हाईकोर्ट ने 48 वकीलों को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। नोटिस में कहा गया कि वकीलों को जो चैम्बर आवंटित किए गए उनमें बिना अनुमति के बदलाव किया गया है। धनबाद जिले की भाटडी पुलिस ने महुदा बस्ती की नाबालिग लड़की के अपहरण के आरोपी और उसके एक साथी को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने अपहरित लड़की को बरामद कर उसका मेडिकल जांच कराने के बाद धनबाद कोर्ट में बयान दर्ज कराया। राज्य में पहली बार रांची ट्रैफिक पुलिस और गूगल मैप के बीच साझेदारी हुई। इसके माध्यम से रांचीवासी रोड बंद, रोड डायवर्सन या मार्ग पर अन्य अवरोध की जानकारी गूगल मैप के माध्यम से प्राप्त कर सकेंगे। दुमका जिले की नगर थाना पुलिस ने बैंक अधिकारी बनकर लोगों से ऑनलाइन साइबर ठगी करने वाले 2 अपराधियों को धर दबोचा है। इस दौरान एक आरोपी पुलिस को चकमा देकर फरार होने में कामयाब रहा। बोकारो के चास प्रखंड स्थित बहादुर मोड़ में भागा बाजार गांव में जमीन विवाद को लेकर 2 पक्षों में जमकर पत्थरबाजी हुई। इसमें एक पक्ष के 3 लोग जबकि दूसरे पक्ष का एक व्यक्ति घायल हो गया। गिरिडीह जिले के पंचब्बा थाना पुलिस ने दुष्कर्म के आरोपी एक नाबालिग को गिरफ्तार कर बाल सुधार गृह भेज दिया है। आरोपी ने मंदिर में जबरन शादी कर लिया और दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया था। खूंटी जिले के मोटरयान निरीक्षक शहनवाज ने अवैध खनन के खिलाफ अभियान चलाकर कई वाहनों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए कुल 9,22,950 रुपए का चालान वसूला। इस दौरान उन्होंने बताया कि अवैध खनन के खिलाफ यह अभियान लगातार जारी रहेगा। धनबाद के जोगदा थाना इलाके में ड्यूटी पर जा रहे 2 सिपाहियों के साथ मारपीट करने एवं उन्हें घायल करने के मामले में 6 युवकों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। सभी आरोपियों को पुलिस ने जेल भेज दिया है। और इस रिपोर्ट में देखते हैं आर्थिक जगत से जुड़ी कुछ खबर। पूरी दुनिया में इन दिनों आर्थिक सुस्ती छाई है तो कई बड़े बड़े देश आर्थिक मंदी की चुनौती झेल रहे हैं। लेकिन तमाम घरेलू और वैश्विक चुनौतियों के बाद भी भारत लगातार दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था बना हुआ है। बीते कई महीनों से भारत को लेकर न सिर्फ देश में बल्कि दुनिया भर में सकारात्मक माहौल बना हुआ है। देश की बढ़ती आर्थिक रफ्तार के आंकड़े साफ दर्शाते हैं। चालू वित्त वर्ष की दूसरी तिमाही के लिए घरेलू सकल उत्पाद GDP दर 7.6% रही, जो बीते साल इसी अवधि में 6.2% के स्तर पर थी। कोविड महामारी के समय भारत एकमात्र ऐसा देश था जिसने कि महामारी को उसमें जो कठिनाई थी उसके बावजूद काफी सारे रिफॉर्म्स किए और दोनों सप्लाई और डिमांड जो मेजर्स हैं दोनों पे काम किया, जिसके कारण भारत की अभी आर्थिक स्थिति जो है बहुत अच्छी है। इस बीच भारत के विनिर्माण क्षेत्र में बेहतरीन सुधार देखने को मिला है। S&P ग्लोबल के ताजा सर्वेक्षण के मुताबिक नवंबर में PMI बढ़कर 56 रहा। वैश्विक रेटिंग एजेंसी के मुताबिक अक्टूबर की सुस्ती के बाद उत्पादन में वृद्धि हुई। इसका प्रमुख कारण ग्राहकों से मजबूत मांग आना और आपूर्ति के लिए अनुकूल श्रृंखला होने से उत्पादन बढ़ना है। इस दौरान महंगाई का दबाव भी घटा। भारत के विनिर्माण क्षेत्र में हुई बढ़ोतरी को विश्व के अन्य देशों की तुलना में देखा जाए तो ये काफी सराहनीय है। नवंबर में अमेरिका का विनिर्माण PMI। और खबरों के अंत में एक नजर मुख्य समाचार पर। चार राज्यों के विधानसभा चुनाव की मतगणना जारी। मध्य प्रदेश और राजस्थान में अब तक भाजपा को बढ़त, छत्तीसगढ़ में कांटे की टक्कर, तेलंगाना में TRS पिछड़ी। देश के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की जयंती पर राष्ट्र कर रहा है नमन। शहीद अल्बर्ट एक्का के शहादत दिवस पर राज्यपाल और मुख्यमंत्री ने दी श्रद्धांजलि। राजभवन में असम और नागालैंड राज्य स्थापना दिवस कार्यक्रम का आयोजन। राज्यपाल ने कहा, विविधता में एकता ही हमारी सबसे बड़ी शक्ति है।
और मिचोंग चक्रवात का झारखंड में भी दिख सकता है असर। 5 और 6 दिसंबर को बारिश के आसार। रांची से जाने वाली आधा दर्जन से अधिक ट्रेनें रद्द। फिलहाल ठंड बढ़ने की संभावना नहीं।